अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली पर उठाया सवालिया निशान, करे तीक्ष्ण प्रहार। देश भर में आंदोलनजीवी पार्टियों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा देश के युवाओं को मानस पटल पर विद्रोह के बीज डालकर राजनीतिक रोटियां सेकने का क्रम लगातार जारी है, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वहीं आप पार्टी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर अग्निपथ योजना वापस लेने हेतु आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार की हाल ही में घोषित अग्निपथ योजना की भी घोषणा किसी भी नजर से उपयोगी नहीं है। ये सेना की व्यवस्था में अकारण दखलंदाजी है जो अनुचित है। ऐसी योजना को वापस लेने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, अग्निपथ योजना के बनने वाला अग्निवीर सैनिक 4 साल बाद आतंकवादी बनेंगे जो मॉब लिंचिंग कर घर, जिले और देश को जलाएंगे। वहीं उन्होंने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की हिम्मतों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को बेरहम, हत्यारा और राष्ट्रद्रोही प्रधानमंत्री बताया। वहीं एक और वो बीजेपी पार्टी को खत्म करने के लिए देश से बेरोजगारी को खत्म करने की बात कहते नजर आए। उन्होंने भगवान श्री राम को अपना पूर्वज बताकर खुद पूजने की बात कह डाली, तो दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री मोदी से देश से बेरोजगारी खत्म करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देश की जनता जरा ये सोचे और बताएं, क्या अग्निपथ योजना से देश के हजारों युवाओं को देश की सेवा के साथ मान सम्मान और रोजगार नहीं मिलेगा? आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्निपथ योजना पर सवालिया निशान खड़े करते हुए क्या कुछ कहा आप पार्टी के नेता जिला कोऑर्डिनेटर अनिल सुखवाल ने, उन्हीं की जुबानी। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। देखिए, 2 तरह की बात है। एक तो यह कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना बहुत ही योग्य और काबिल होनी चाहिए। दूसरा, हमारे देश का जो बजट है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में बजट सेना पर खर्च किया जाता है। सेना का काम देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को मुहैया कराना है। अभी हमारी केंद्र सरकार ने अग्निपथ नाम से एक योजना निकाली है, जिसमें देश के 10वीं पास बेरोजगार युवा जो 17.5 से 21 साल उन्होंने एज ग्रुप की लिमिट रखी थी, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने विरोध के बाद 23 साल कर दिया है। लेकिन जब 17.5 साल का बच्चा, जिसको कि स्कूटर चलाने तक का लाइसेंस हमारे देश में नहीं दिया जाता है, गियर वाला, और बच्चा जब हमारे 10वीं क्लास का बच्चा 5 किलोमीटर दूर जाता है तो माँ बाप चिंतित होते हैं। इतने छोटे बच्चों को अल्पायु अवस्था में देश की सुरक्षा की बागडोर सौंपना एक बहुत ही निम्न स्तर का और अपरिपक्व दर्जे का डिसीजन है। हम इसकी निंदा करते हैं। इसमें भी बच्चे को, एक तो उसकी पढ़ने की आयु खत्म हो रही है। 0 से 6 साल तक बच्चे जब जन्म लेता है उसकी सीखने की क्षमता, ग्रास्पिंग पावर सबसे तेज होती है, और 21 साल की उम्र तक बच्चा जो सीखना होता है, उसकी आदत आचरण जैसा बनता है वही उसका ताउम्र रहता है, ऐसा वैज्ञानिक सोच के अनुसार कहा जाता है। उस उम्र में जब बच्चे को पढ़ना चाहिए, उसको बंदूक और हथियार पकड़ाकर ये देश का करोड़ों रुपए का बजट खर्च करेंगे और उसको 4 साल सेना में रखेंगे। उसके बाद 25% युवाओं को स्थायी किया जाएगा और उसके 4 साल के दौरान भी उनके साथ ऐसा दोहरे तबके का उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। एक तो स्थायी सैनिक और एक अस्थायी सैनिक जैसा उनको कैंटीन सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, और उनको रात दिन ये आभास रहेगा कि 4 साल के बाद हम बेरोजगार होने वाले हैं। और जो उनको ये कह रहे हैं 21,000 से 30,000 की मासिक तनख्वाह देंगे, तो हमारे गृह जिले में कोई सेना की भर्ती होने वाली नहीं है। उसकी बॉर्डरों पे नियुक्ति रहेगी, वहाँ का खर्चा, जब ऐसी अवस्था में जब उनको कैंटीन या सेना को जो प्रोवाइड होने वाली सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है,
तो 21,000 से 30,000 की जो उनको तनख्वाह दी जा रही है वो भी उसकी भरण पोषण में खर्चा खत्म हो जाएगा। 4 साल बाद उसके हाथ में नील बटा सन्नाटा रहेगा। 4 साल बाद ये बता रहे कि हम पेंशन देंगे, एक मुश्त पैसा देंगे। वो 10 से 11 लाख रुपए का इनका आंकड़ा है। 10 से 11 लाख रुपए का आंकड़ा लेकर 10वीं पास बेरोजगार जिसको 12वीं की डिग्री की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी, जबकि उसने बंदूक और हथियार चलाना सीखा है, किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता उसने 11वीं-12वीं की नहीं ली है, फिर भी उसको 12वीं की डिग्री के बराबर समकक्ष रखा जाएगा। उसको अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराई जाए तो उसके लिए उसका माइंड परिपक्व और स्थिर तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में वो बच्चा डेफिनेटली डिप्रेशन की अवस्था में जाएगा। वो रोजगार के लिए जब अपनी उस 12वीं की तथाकथित डिग्री को लेकर जाएगा, उसको कॉरपोरेट जगह जो अंबानी अडानी जैसी अभी मोदी सरकार ने कई सरकारी एजेंसियों को निजीकरण कर दिया है, उनको चौकीदारों की जरूरत होगी। और अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि मांग के आधार पर, मांग से कई गुना अधिक प्रोडक्शन होने पर, आज जैसे सिक्योरिटी एजेंसी वाले को 15,000 से 30,000 रुपये वंडर, जेके सीमेंट और ये जिंक दे रहे हैं, लेकिन उस समय जब प्रोडक्शन बहुत अधिक हो जाएगा तो उसी चौकीदार को या सिक्योरिटी गार्ड को 5,000 रुपये से अधिक नहीं दिए जाएंगे। ये एक शोषण की नीति है। उसमें भी जो 75% बेरोजगार होंगे उसमें से 2%, 5% मैक्सिमम खपत पूरे देश में हो जाएगी। बाकी के बच्चे 70% बेरोजगार जो होंगे उसको कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग अपने बाउंसर के रूप में उपयोग लेंगे। नेता जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, जो युवाओं को लड़ाने का काम करते हैं, और कहीं न कहीं ये युवा बेरोजगार होकर जो आर्मी की दक्ष प्रशिक्षण को प्राप्त किए हुए हैं, वो ना तो हमारी राजस्थान पुलिस से डरेंगे, ना वो हमारे आरपीएफ से डरेंगे। और अभी आप देख रहे हैं जो ट्रेनिंग किए हुए बच्चे नहीं हैं, अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी पथराव किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। अपनी रोजगार के लिए अपनी भारतीय संपत्ति पर पथराव करना और ऐसी गंदी राजनीति करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। हमारी देश की संपत्ति पार्टियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा देश है, हमारी माननीय पुलिस है, हमारा प्रशासन हमारे लिए सम्मानित है। हम इनका सम्मान करें, इनके ऊपर पथराव न करें। जो भी बात हमें कहना है, कागज और कलम है। शिक्षित आदमी अगर होगा और अगर वो सेना में जाने योग्य बच्चे होते तो पथराव नहीं करते, अपना समझदारी से ज्ञापन देते, आमरण अनशन करते, धरना देते, लेकिन पथराव नहीं करते। ये सिद्ध करता है कि हमारी शैक्षणिक प्रणाली जो है कांग्रेस और बीजेपी की 70 साल में जो चलाई हुई है वो योग्य और परिपक्व नहीं है, इसीलिए उन्होंने पथराव किया है। तो जो ऐसे अपरिपक्व बच्चों को जो 10वीं पास किए हुए उनको सेना में आप देश सौंप दोगे, उसकी सुरक्षा सौंप दोगे, वो 4 साल बाद बेरोजगार होके आतंकवादी संगठनों में सम्मिलित होंगे, मॉब लीचिंग करेंगे, घर जलाएंगे, हमारे जिले को जलाएंगे, हमारे देश को जलाएंगे। हमारे देश में ये कांग्रेस और बीजेपी के बेरोजगार युवा बेरोजगार जनता पार्टी के काम आएंगे। बेरोजगार जनता पार्टी अपनी सेना में इनको भर्ती करेगी, चुनावी रैलियों में दौड़ाएगी और आम जन को डराने के काम आएंगे, बूथ कैप्चरिंग के काम आएंगे और पथराव और मॉब लीचिंग की घटनाएं बढ़ेगी। इसलिए केंद्र सरकार को इस योजना के बारे में फिर से सोचना चाहिए। अंबानी अडानी के बारे में ना सोचे। मोदी जी बार बार कह रहे हैं देश से ऊपर पार्टी नहीं है आपकी। आपने अभी 800 करोड़ के कार्यालय बनाए, 2-2 करोड़ के। वो 800 करोड़ का हिसाब दीजिए जनता को कहां से लेकर आए। और अब फिर आपने 3 काले कृषि कानून को रद्द करने में 700 किसानों को शहीद कर दिया, फिर भी आपके आंख में एक आंसू नहीं आया। जलियांवाला कांड, 365 हमारे भारतीय शहीद हुए थे जो हम आज भी याद कर रहे हैं, उससे डबल दुगनी हत्याएं आप कर चुके हैं, फिर भी आपके एक आंख में आंसू नहीं आया। ऐसा बेरहम हत्यारा प्रधानमंत्री जो अपनी पार्टी और 5 शीर्ष उद्योगपतियों के लिए सोचता है, वो राष्ट्रद्रोही से नीचे निम्न दर्जे का उसको संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ऐसा राष्ट्रद्रोह ना करें, नहीं तो तानाशाह जर्मनी का जो हिटलर था उसको मरने के बाद लोग याद नहीं करते हैं, आपको भी याद नहीं किया जाएगा। और जो युवाओं को आप आक्रांता बना रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, जिस दिन मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में से खत्म करनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो देश के बेरोजगारी खत्म कर दो, शिक्षा प्रणाली को अच्छी कर दो, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और बेरोजगारी देश से खत्म कर दो तो भाजपा खत्म हो जाएगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि
बेरोजगार लोगों को ये धर्म का नशा फैलाकर, तिलक लगाकर, जय श्री राम का नारा लगवाकर, जय श्री राम हमारे हिंदू धर्म की आस्था है, वो हमारे पूजने का विषय है, न कि राजनीतिक दलों के पूजने का विषय। श्री राम हमारे पूर्वज है, हम पूजेंगे, लेकिन राजनीति करके तुम श्री राम के नाम पर अपने सोने के महल बना रहे हो, ये एक भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार से आप समझ जाएं, हमारे देश के युवा को बेरोजगार मत करें। श्री राम का मंदिर बनाए, अच्छी बात है, हम भी उसके साथ हैं, लेकिन मंदिर से पहले हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार दे। जाति वाति के नाम पे ना लड़ाएं, धर्म के नाम पे न लड़ाएं। 30 करोड़ मुसलमानों को छोड़ आप 3000 मुसलमान को देश से बाहर नहीं निकाल सकते। मेरा चैलेंज है, जब आप बाहर नहीं निकाल सकते तो रोज रोज उनकी निंदा करके आप गृह आतंकवाद को क्यों पैदा कर रहे हैं? इस गृह आतंकवाद को खत्म करिए मोदी जी, और अंबानी अडानी को छोड़ देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को सुधारिए। आजादी से लेकर आज तक जीडीपी की जो हालत हुई है, सन 1618 में देश की जीडीपी पूरे विश्व की जीडीपी की 33% मात्र थी। पूरा विश्व एक तरफ और हमारा देश सोने की चिड़िया एक तरफ 33% जीडीपी संभालता था, जबकि आज हमारा देश के अंदर जीडीपी पूरे विश्व में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। रुपए की हालत जमीन पे नहीं, पाताल तोड़ गहराइयों में जा घुसा है, ऐसी हमारी जीडीपी की हालत हो गई है। कोरोना काल में जो बेरोजगार हुए युवक युवती पत्नी, जो सरकारी नौकरी जिनके पास नहीं थी, उन्होंने अपना घर का गहना भेज दिया। छोटे व्यापारियों तक ने अपने घर के गहने भेज दिए, उनके खाने तक के लाले पड़ गए। अभी हमारा देश उस आर्थिक स्थिति से नहीं उभरा है, और आप ऐसे 100% जो सैनिक लेंगे, उसमें से 75% को बेरोजगार करेंगे। उस 75% के लिए दक्ष प्रशिक्षण देने के लिए जो करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा, वो भी पानी में जाएगा, और वो जो बेरोजगार युवा आतंकवाद के, गृह आतंकवाद के, मॉब लिंचिंग के काम आएंगे। इसलिए मोदी जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय से मेरा पूर्ण निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसमें सोचा जाए। ये योजना पूरी तरह से बेईमानी है और बेरोजगारों को आतंकवादी बनाने का, राजनीतिक दल के बाउंसर बनाने का, नेताओं के बाउंसर बन के काम करेंगे ये लोग। और बाउंसर भी आप 100 में से 100 खपत नहीं कर सकते। 5% अंबानी अडानी कर देंगे, 2% आप सारे नेता कर देंगे, सरपंच से लेकर आप सांसद तक। बाकी के फिर भी 69%, 68% जो बेरोजगार हमारे कांग्रेस बीजेपी के नेता है, वो मॉब लिंचिंग के काम आएंगे। मैं फिर आगाह कर रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना। जब जब घर में, हमारा देश में घर में आग लगेगी, तब याद कर लेना, ये सैनिक और तुम्हारा ये डिसीजन ही काम आएगा। तुम्हारी पुलिस फेल हो जाएगी, तुम्हारा प्रशासन फेल हो जाएगा, लेकिन तुम जब तक युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, तब तक आपको युवाओं को लड़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पुनर्विचार किया जाए, इस योजना को रद्द किया जाए। जय हिंद, जय मां भारती।